नमस्कार, हून बिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। ऋषिकेश से बड़ी खबर मिल रही है। खाई में गिरी पुलिस चौकी प्रभारी के स्कॉर्पियो। शिवपुरी चौकी प्रभारी विनोद शर्मा की मौके पर ही मौत। ड्यूटी खत्म कर चौकी लौटते समय हुआ बड़ा हादसा। डोईवाला के रानी पोखरी निवासी थे विनोद शर्मा, तो सेना में भी दे चुके थे अपनी सेवाएं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और शिवपुरी चौकी प्रभारी विनोद शर्मा की मौके पर ही मौत हुई है, यह भी बताया जा रहा है। ड्यूटी खत्म कर चौकी लौटते समय यह बड़ा हादसा हुआ है। और ऐसे में डोईवाला के रानी पोखरी निवासी थे विनोद शर्मा, जिनकी मृत्यु हो गई है। यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और सेना में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। तो ऋषिकेश से बड़ी खबर है, जहां पर खाई में गिरी पुलिस चौकी प्रभारी की स्कॉर्पियो। और ऐसे में शिवपुरी चौकी प्रभारी विनोद शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई है, बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। सीएम ने उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर भावपूर्ण स्मरण भी उनका किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रति समर्पण जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत भी है। उन्होंने देशहित को सर्वोपरि रखते हुए राष्ट्रीय एकीकरण के लिए अहम योगदान भी दिया है। उनका त्याग, संघर्ष और राष्ट्र सेवा का आदेश भावी पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा के अपने चंपावत जिले के लोहाघाट के दौरे के दौरान बड़ा बयान दिया है। मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि 2027 में एक बार फिर से धामी सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि जनता के सहयोग से इस बार बड़े बहुमत से उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में कई ऐतिहासिक विकास कार्य हो रहे हैं, जिनका फायदा अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति तक पहुंच रहा है। धामी सरकार की ओर से कई जन कल्याणकारी योजनाएं प्रदेश में चलाई जा रही हैं, जिसके चलते जनता का विश्वास धामी सरकार पर बढ़ा है और एक बार फिर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड की कमान संभालेंगे। ये वाला हाथ ऊपर करो, वो वाला देखिए, जो देश का प्रदेश का लगातार विकास कार्य है, जैसे मोदी जी का काम पूरे देश में चल रहा है, वैसे ही प्रधानमंत्री जी का काम भी प्रदेश में भी चल रहा है। और धामी जी का लगातार जो प्रदेश के अंदर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लगातार लोगों से संपर्क के माध्यम से जो प्यार और आशीर्वाद, पहली बार राज्य बनने के बाद डबल इंजन की सरकार के रूप में उनको दोबारा अवसर मिला और उनके नेतृत्व में प्रदेश लगातार काम कर रहा है। विकास कार्य लगातार तेज हो रहे हैं और मुझे हम सब लोग जानते हैं और सब लोग मानते हैं, उत्तराखंड ने पूरा मन ही बना लिया है कि धामी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, मोदी जी के आशीर्वाद से यहाँ पर हम पुनः 2027 के चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। बीजेपी मुख्यालय में जनसंघ संस्थापक और पार्टी वैचारिक अधिष्ठाता स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि और विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल समेत तमाम बीजेपी पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर सभी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है आज, और ऐसे में तमाम नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि भी अपनी अर्पित की है। श्रद्धांजलि और विचार गोष्ठी का आयोजन भी आज प्रदेश कार्यालय में किया गया।
देहरादून में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने ऑनबिल टीवी से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है और मोदी सरकार के 12 साल की उपलब्धियों को भी उन्होंने गिनाया है। सांसद नरेश बंसल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि है, किस तरह से उनको याद भी कर रहे हैं आप लोग और कितना अहम रोल भी उनका पार्टी में रहा? पार्टी ने पूरे देश को, विशेष रूप से उनके रोल को अगर आप देखेंगे तो पार्टीशन के समय जब कांग्रेस ने घुटने टेक दिए थे और पूरा का पूरा बंगाल ये पाकिस्तान में जाने के लिए कांग्रेस सहमत हो गई थी, उस समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे जिन्होंने आवाज़ बुलंद की, आंदोलन का नेतृत्व किया और बंगाल को पाकिस्तान में जाने से बचाया। इसके अलावा प्रख्यात शिक्षाविद थे, सबसे कम आयु के वाइस चांसलर रहे, अनेक उन्होंने नए काम उस समय यूनिवर्सिटी में अनेक प्रकार के देश की एकता को प्रकट करने वाले सेमिनार्स ये सब किए, कानूनविद थे और भारतीय जनता पार्टी के तो वो प्रेरणा पुरुष हैं। जनसंघ की उन्होंने स्थापना की। जनसंघ जिन मूल्यों को लेकर के चला उन्हीं मूल्यों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चल रही है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो स्वप्न था, एक देश एक प्रधान एक निशान, उसको मोदी जी के नेतृत्व में हमने पूरा किया। लेकिन जब तक पूरा नहीं हुआ, जब तक हम उसको साकार करने के लिए प्रतिबद्ध रहे। पार्लियामेंट में भी आप अनेक चीज़ें सुनेंगे। आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था कि हाँ, लोकतंत्र में समझौते करने पड़ते हैं और हमको पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, इसलिए हमने राम मंदिर और 370 को किनारे रखा है। लेकिन जब हमको पूर्ण बहुमत मिलेगा तो हम इन दोनों को पूरा करेंगे और इन दोनों को पूरा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 370 समाप्त हुई है, राम मंदिर बना है, समान सिविल कोड हम उत्तराखंड से हमने शुरू कर दिया है। तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों का, सपनों का भारत ये बन रहा है। लेकिन अभी मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कश्मीर के संबंध में जिसके लिए उन्होंने बलिदान दिया और उसमें अभी आधा कश्मीर पीओके के नाम से है। हम खेल खेला करते थे, जहां बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। तो अभी सारे का सारा करना बाकी है, उसको भी हम मोदी जी के नेतृत्व में पूरा करें। सर, क्योंकि 12 साल पूरे किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री रहते हुए और सबसे लंबा कार्यकाल भी उन्होंने पूरा किया, किस रूप में देख भी रहे हैं और कैसे आप उनकी भावनाओं को जन जन तक पहुंचाने का भी काम कर रहे हैं? इस समय 12 साल विकास के, जन विश्वास के और जन कल्याण के ये चल रहे हैं। इसको लेकर के 12 साल में जो अपार उपलब्धियां मोदी जी के नेतृत्व में देश ने, देश के अंदर और विश्व के अंदर जो भारत का मान सम्मान बढ़ा है, भारत की ताकत आज दिखाई देती है, चाहे वो रक्षा के क्षेत्र में हो, सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में हो, गरीबी रेखा से 25 करोड़ लोगों को बाहर निकालने के उसमें हो, 4 करोड़ घर बनाने के उसमें हो, तो 10 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला गैस कनेक्शन देने में हो, 12.5 करोड़ घरों में नल से स्वच्छ जल पहुंचाने में हो, 5 लाख तक का कैशलेस इलाज हो, जन औषधि केंद्र के माध्यम से सस्ती दवाइयाँ हों, 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मुफ्त राशन हो, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर लेकर के आए हैं, 17.5 करोड़ लोगों को 10 साल में रोजगार दिया है, 3.5 करोड़ युवकों को रोजगार देने का प्रारंभ हुआ है। अभी 2 दिन पहले मोदी जी ने प्रोत्साहन राशि 2400 करोड़ की उसमें जमा की है। इसलिए अनेक उपलब्धियां गिनाई जा सकती है। 12 साल उपलब्धियों भरे हैं, जबकि विश्व की राजनीतिक स्थिति चुनौती भरी है। उस चुनौती भरी स्थिति में भी मोदी जी के नेतृत्व में हम बहुत आगे बढ़े। सर, आप तो कह रहे हैं कि 12 सालों में काफी आगे बढ़ गए, लेकिन ऐसे में यह भी देखा जा रहा है कि विपक्ष लगातार क्योंकि इस तरह की बातें भी करता हुआ नजर आ रहा है और बार बार आरोप लगा रहा है कि 12 सालों में कुछ ऐसे काम नहीं हुए, आज महंगाई का दौर बढ़ गया है और तेल नहीं मिल पा रहा है। इस तरह के आरोप जो है विपक्ष लगा रहा कहीं है। पर भी तेल की कमी नहीं है, गैस की कमी नहीं है। हम ही हैं जो सारे वेस्ट एशिया में युद्ध के बादल हर समय रहते हैं, फिर भी हम उसकी पूर्ति कर रहे हैं। किसी चीज़ की कमी नहीं है। विपक्ष अनर्गल प्रलाप कर रहा है क्योंकि उसके पास कुछ कहने के लिए नहीं है। जी, धन्यवाद सर। हमसे बातचीत करने के लिए राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी हमारे साथ है, जो कि तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। ऑनबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल कर
केंद्रीय परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा अपने चंपावत जिले के दौरे के दौरान लोहाघाट पहुंचे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत भी किया है। लोहाघाट नगरपालिका सभागार में आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने शिरकत की। अपने संबोधन में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने मोदी सरकार के 12 सालों की उपलब्धियों के बारे में भी विस्तार पूर्वक जानकारी दी है। ये अपने आप में बड़ा सौभाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री जी जो लगातार आम जनमानस की समस्याओं के समाधान के साथ साथ राष्ट्र को गुणोत्तर विकास की ऊंचाइयों में पहुंचा रहे हैं, देश दुनिया में भारत का गौरव बढ़ा रहे हैं। हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं कि निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में देश की आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा लंबे समय तक उन्होंने जो काम किया, जो उस एक एक पल का माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देश में विकास हुआ, हम सब लोग बहुत ही धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि समाज के द्वारा ही लोकतंत्र के इस के कारण से ही हम सबको अवसर मिलते हैं। प्रधानमंत्री जी के अवसर जो दिया है वो आम जनमानस ने दिया है, प्रबुद्धजनों ने दिया है, आम नागरिकों ने दिया है, श्रमिकों ने दिया है, सब ने, माताओं ने दिया है, बहनों ने दिया है, बुजुर्गों ने दिया है। इसलिए हम अलग अलग प्रकार से उन सभी को सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। खंडप्रयाग में स्थानीय लोगों और निहंग सिख यात्रियों के बीच विवाद के बाद हालात संवेदनशील बने हुए हैं। इस वजह से उक्त क्षेत्र के कई इलाकों में धारा 144 भी लागू की गई है। ये मामला अब राजनीतिक गलियारों में भी गर्माता हुआ नजर आ रहा है। बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला ने घटना को बेहद चिंताजनक और दुखद बताया है। कांग्रेस विधायक ने कहा कि चारधाम यात्रा चरम पर होने के दौरान धारा 144 लगाना राज्य सरकार की विफलता है। कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। आए तो फिर हमारे लोग हैं, फंसे यात्री भी तो हमारे लोग हैं। बहुत ही चिंताजनक, अफसोस और दुखदायी घटना है। कहना पड़ रहा मुझे कि क्योंकि आप जानते हैं कि श्री वैकुंठ धाम मेरी विधानसभा में और पवित्र हेमकुंड साहिब भी मेरी विधानसभा में, और लोग आज से पहले बड़े भाईचारे से, सौहार्द से, प्रेम से, आस्था से इस क्षेत्र की यात्रा करते थे और आस्था के साथ साथ लोग इस प्रदेश की अपनी खुशहाली के साथ आज की खुशहाली की बात करते थे। लेकिन जिस तरह से पिछले 3-4 सालों में लगातार पहाड़ों में वैमनस्यता बढ़ रही है, घटनाएं हो रही है, ये बड़ी चिंताजनक है। और जब चार धाम यात्रा अपनी चरम पे और उस समय धारा 143 लग जाना, ये सरकार की विफलता है, नाकामयाबी है। मैंने कल भी कहा कि गृह मंत्रालय माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, मुख्यमंत्री की जवाबदेही है और मुख्यमंत्री को इसको लेकर के अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए, अपनी जवाबदेही तय करनी चाहिए। लखनऊ में हुए दर्दनाक अग्निकांड में 15 छात्रों की मौत के बाद पूरे देश में शोक की लहर है। इस हादसे ने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्थाओं और आपदा प्रबंधन की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने घटना को बेहद दुखद बताया है। उन्होंने कहा कि हादसे की विस्तृत जांच होनी चाहिए ताकि इसके कारणों का भी पता लगाया जा सके। कार्यक्रम हमारा बूथ स्तरीय कार्यक्रम है, लेकिन आज हमने इस प्रदेश कार्यालय में भी पुष्पांजलि का कार्यक्रम यहाँ पर। बहुत ही दुखद घटना है और उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने उसके लिए मुआवजा घोषित किया है, लेकिन छात्रों का जिस प्रकार से मैं कहूँगा कि हादसा घटित हुआ है बहुत ही दुखद है। मैं अपनी भी श्रद्धांजलि उन सभी छात्रों को देता हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। मसूरी नगर पालिका कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी के बाद पुलिस प्रशासन और खुफिया एजेंसी एक्टिव हो गई हैं। बम स्क्वाड की टीम ने पालिका परिसर को खाली कराया और जांच शुरू कर दी है। ऐसे में पालिका में किसी को भी आने की अनुमति नहीं दी जा रही है। देहरादून में आयोजित समाधान दिवस में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने जन शिकायतों के त्वरित और स्थायी निस्तारण को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों से लगातार ज़्यादा शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, उनकी GIS आधारित मैपिंग कर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी, जिसके लिए NIC को पिछले 10 समाधान दिवसों के आंकड़ों को विभागवार विश्लेषण कर शिकायत बहुल क्षेत्रों की पहचान करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
आज लगभग 145 रजिस्टर्ड शिकायतें आई हैं और वेरियस टाइप्स की शिकायतें थी, जिसमें लोगों के प्रॉपर्टी डिस्प्यूट भी थे, बाउंड्री डिस्प्यूट थे, या इससे रिलेटेड इसके अलावा भी कई अन्य किस्म की शिकायतें, और उनमें से कई सारी शिकायतों का वहीं पे निस्तारण करने का भी हम लोगों ने उसे इंश्योर किया था कि कुछ शिकायतें मौके पे ही निस्तारित हो गई और बाकी शिकायतों के शीघ्र निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। चंपावत जिले के लोहाघाट ब्लॉक के सीमांत क्षेत्र माना ढूंगा के खिलपीती गांव में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक गुलदार गौशाला में घुस गया और वहां बंधी गाय भैंसों के बीच आराम से बैठ गया। बीजेपी नेता दीपक जोशी ने बताया है कि यह घटना द्वारिका सिंह की गौशाला की है। उन्होंने बताया कि जब परिवार के सदस्य मवेशियों को चारा डालने पहुंचे तब उनकी नज़र गुलदार पर पड़ी थी। इस दौरान गुलदार भी शांत रहा और उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बाद जब परिजनों ने मोबाइल की लाइट जलाई तब उन्हें गौशाला में गाय भैंसों के बीच आराम से बैठा हुआ गुलदार भी दिखाई दिया। अचानक गुलदार को देखकर परिजन घबरा गए। हालांकि गुलदार ने किसी पर भी हमला नहीं किया और मौका मिलते ही गौशाला से बाहर निकलकर जंगल की ओर चला गया। देवभूमि उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले हर एक मुद्दे पर आरोपों की राजनीति जारी है और इसमें ना तो बीजेपी किसी से कम है और ना ही विपक्ष। सोमवार को एक बार देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सरकार की नीतियों पर विरोध किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सचिवालय का घेराव किया और बीजेपी सरकार पर भूमाफियाओं को संरक्षण देने का आरोप भी लगाया, जिस पर सत्ताधारी पार्टी के नेताओं ने जोरदार पलटवार भी किया है। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले हर मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। सोमवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सचिवालय कूच किया। कांग्रेस ने सरकार पर भू माफियाओं को संरक्षण देने, भूमि मुक्त न कराने और जन विरोधी नीतियों का आरोप लगाया। गणेश गोदियाल ने कहा कि सरकार ने प्रदेश की जमीनें खुर्द बुर्द कर माफियाओं को सौंप दी है। हमारी जानकारी में ये अब तक आ चुका है कि सरकार ने इस प्रदेश की जमीनों को खुर्द-बुर्द करने के लिए, माफियाओं को सौंपने के लिए और इस प्रदेश के हितों के साथ खिलवाड़ करने के लिए, अपने आर्थिक हितों की साधना करने के लिए यहाँ के जो सत्तारूढ़ नेता हैं, इन्होंने जमीनों के आधार पर भ्रष्टाचार को और आगे बढ़ाने के लिए तमाम जुगाड़ निकाले। हमारी जमीनें इस हद तक दूसरे के हाथों बेचने का इनका इरादा है कि भविष्य में कहीं पैर रखने की जगह न मिले। आखिर उत्तराखंड का होगा क्या? हम प्रमाणों के साथ सरकार को ये बात सौंप रहे हैं। और दूसरी बात हमारी जानकारी में ये भी आई है कि आचार संहिता लगने तक ऐसी 100 और जगहों के प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं जो इनके मन चाहे, जिनको ये चाहते हैं, ऐसे लोगों को सौंप दिए जाए। तो मतलब गढ़वाली में कहावत है, जथी डाडे डाडिया बैठे कि थे गाडिया। मतलब जितना जल गया जला, पहले तो उसको भी ठीक करने की कोशिश करें हम लोग, और नहीं तो जो बचा है कम से कम उसके लिए तो चिंता करें। और मुख्यमंत्री के सह पर इस प्रदेश की जमीनों को माफियाओं के हाथों सुपुर्द कर दिया जा रहा है और हम चिंतित हैं, बहुत चिंतित हैं कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए अगर पैर रखने की भी जगह नहीं होगी तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस बात के लिए खड़े हों। कांग्रेस का आरोप है कि सत्तारूढ़ नेता आर्थिक हित साधने के लिए जमीनों के आधार पर भ्रष्टाचार बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जमीनें इस हद तक बेची जा चुकी है कि भविष्य में पैर रखने की जगह नहीं बचेगी। गोदियाल ने आरोप लगाया कि आचार संहिता से पहले 100 अन्य जमीनें चहेतों को सौंपने के प्रस्ताव तैयार हो रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने जताया कि सरकार की सह पर जमीनें माफियाओं को दी जा रही है। गोदियाल ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जमीन बचाना हमारा कर्तव्य है। पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, माफियाओं का राज है, चाहे भू माफिया हो, चाहे खनन माफिया हो, चाहे राज्य के अंदर महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले हो। पूरे प्रदेश के अंदर जो स्थितियां इस समय हैं, वर्तमान में अराजक वातावरण है। आप देख रहे हैं कि 4 धाम यात्रा के दौरान किस प्रकार से टकराव हो रहे हैं, यात्रियों में, स्थानीय लोगों में टकराव हो रहे हैं। ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि पुलिस का नियंत्रण नहीं है, कानून का राज नहीं है। पूरे प्रदेश के अंदर जमीनों पे कब्जे करने का मामला हो,
तमाम पूरे प्रदेश के अंदर राज्य में खनन का कारोबार हो, खनन माफिया जिस प्रकार से आगे है, तो पूरे प्रदेश में इस समय माफिया तंत्र खनन के क्षेत्र में, आबकारी के क्षेत्र में, जमीनों के क्षेत्र में, यात्रा के क्षेत्र में, हर जगह माफिया राज चल रहा है। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता ने कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कांग्रेस के शासनकाल की कार्य संस्कृति पर सवाल खड़े करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। यही नहीं, पाठक ने कहा कि कांग्रेस का जब कार्यकाल था तो उस समय कितना अवैध खनन होता था, कितनी जमीनों पर कब्जे होते थे, ये बताए। को अपने कार्यकाल के दौरान जिस प्रकार से इन्होंने बंदरबाट करी हुई थी और पूरी खुली छूट दी थी भूमाफियाओं को, उसको भी देखना चाहिए। 12.5 एकड़ से ज़्यादा भूमि इन्होंने एकदम खुली छूट दी हुई थी कि कोई भी आए खरीद फरोख्त करे, ये सारी चीज़ों का इन्होंने पूरा बंदरबाट किया हुआ था। लेकिन धामी सरकार ने 250 वर्ग मीटर आवासीय रूप में देने का एक कड़ा निर्देश जारी किया और इस सबसे सख्त भू कानून उत्तराखंड में धामी सरकार नहीं लाया। लेकिन भू कानून से निश्चित तौर पर इनके पेट में दर्द होगा। जैसा मैंने शुरू में कहा कि जो इनके भू माफिया थे कांग्रेस के, वही छिटक कर सामने आ रहे हैं, जिससे इनके पेट में मरोड़ होना शुरू हुआ है। तभी मैं इन्हें कह रही हूँ कि दलाली कूच एक अपने कांग्रेस कार्यालय में भी इनको करनी चाहिए, क्योंकि इनको वो नहीं दिखता कि 5000 एकड़ से ज्यादा भूमि को लैंड जिहाद से मुक्त कराया गया, अतिक्रमण मुक्त कराया गया। उस पर ये फेविकोल की पूरी बॉटल गटक लेते हैं, उस पर इनकी चुप्पी आ जाती है, क्योंकि एक विशेष समुदाय के प्रति इनका अथाह प्रेम दिखने लग जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को इनको आकलन करना चाहिए और ये ढोंग परपंच खत्म करके अपनी पार्टी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। एक तरफ जहां धामी सरकार का दावा है कि 4-5 वर्षों में ही सरकार ने 12,000 एकड़ से ज्यादा जमीन अतिक्रमण मुक्त कराया है और ये अभियान लगातार जारी है, तो दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि सरकार सरकारी जमीनों को भूमाफियाओं को बेच रही है। सवाल ये है कि सच क्या है? क्या विपक्ष के आरोपों में दम है या फिर ये सिर्फ सियासत है? ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।